So let's start our lecture for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम्स के लिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 8 व्यवसाय प्रबंधन और इसके कार्य, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग कैसे करेंगे, मैनेजमेंट। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया हो चुकी है। मानव शक्ति नियोजन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे प्लानिंग करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। मानव शक्ति नियोजन एक भविष्योन्मुखी गतिविधि है, मतलब एक फ्यूचर ओरिएंटेड गतिविधि है, आगे होने वाली एक गतिविधि है। उसके लिए हम अभी एक प्लान बना रहे हैं जिसे हम कैसे क्या करेंगे। एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है जिसके बारे में मानव संसाधन के बारे में बात हो रखी है। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय एक प्रबंधन आमतौर पर उपलब्ध बुनियादी ढांचे, कौन कौन सा आपके पास रिसोर्सेज है, प्रौद्योगिकी उत्पादन, हमारा जो प्रोडक्शन है, आईटी प्रोडक्शन उत्पादन कितना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्शन टूल क्या है, बाजार में अप डाउन्स क्या है, मांग कितनी है, सरकार की नीति आदि को ध्यान में रखता है। यह अस्थायी रूप से कर्मचारी के प्रकार, गुणवत्ता के साथ साथ संगठन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जो हमारे पास कर्मचारी उनके गुणवत्ता कैसी है, उनमें स्किल कैसी है, उसको सुनिश्चित करता है। मानव शक्ति योजना का ध्यान केंद्र सही समय पर योग्य एवं शिक्षित लोगों की सही संख्या को प्राप्त करना है। अगर आपसे पूछूं मानव शक्ति योजना का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसका ये है कि वो सही समय पर योग्य एवं शिक्षित लोगों की सही संख्या को प्राप्त करें। कार्य विश्लेषण, जो आपने वर्क किया है उसको एनालाइज करना, उस पे देखना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कार्य विश्लेषण एक कार्य के सभी पहलुओं से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की प्रक्रिया। जितने भी अपने कार्य हैं उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उन सबकी जो इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठा किया। किस कार्य के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्य के कौशल, उसके अंदर कौन सा कौशल है, क्षमताएं कितनी है उसके अंदर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य कितनी, जिम्मेदारियां कितनी है, से संबंधित आंकड़ों का आकलन संकलन करना है और विश्लेषण करना। उन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और एनालाइज करेंगे, जो उसने कार्य की उनके जो उन्होंने कार्य के उसका एनालिसिस करेंगे। जितने भी एक जॉब के एक्सपेक्ट होते हैं उनके रिलेटेड, उसकी स्किल कैसी है, योग्यता कैसी है, एबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, नॉलेज कितनी है, ड्यूटी कितनी है उसकी, कितने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, और रिलेशनशिप क्या है एक स्पेसिफिक जॉब में, वो सब हम एनालाइज करेंगे। कार्य विश्लेषण निम्न में सहायक होता है। कार्य विवरण प्रत्येक कार्य के लिए कर्तव्य जिम्मेदारियों, जो कार्य का विवरण है वो प्रत्येक कार्य के क्या कर्तव्य होंगे, क्या ड्यूटी होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, और कार्यों का विवरण क्या क्या कार्य करने उनके बारे में है। जो कार्य विनिर्देश है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक योग्यता क्या है, कौशल एवं क्षमताओं का विवरण उसके बारे में बताता है। कार्य विश्लेषण के अंदर ये आएंगे क्वालिफिकेशन की कितनी, स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, स्किल कितनी होनी चाहिए, एबिलिटी कितनी होनी चाहिए, जब आप जॉब करेंगे उसके बारे में बताते हैं। ये पर्सन है 8.1 इसके आंसर नीचे दिए गए हैं बेटे, इनको कर लेना। भर्ती कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आप भोजनालय खोलने की योजना बना रहे हैं। नियोजन और
प्लानिंग और संगठन के बाद आप जान गए होंगे कि कौन से विभिन्न कार्य पर पद भरे जाने हैं। अब आपको हायरिंग करनी है। हम कह सकते हैं कि अपने खाद्य पदार्थ को घर घर पहुंचाने के लिए एक महाप्रबंधक चाहिए, एक रसोइया चाहिए, एक लेखपाल चाहिए जो हिसाब करे, एवं अन्य कर्मचारियों के लिए अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाए। वही और क्या क्या कर्मचारी चाहिए जो आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जाएगा। संभवतः आपके पास ऐसे लोगों की सूची भी होगी जो आपके भोजनालय से जुड़ना चाहते होंगे। आपके पास डाटा होगा जो आपके ज्वाइन करना चाह रहे होंगे। उदाहरण के लिए आपके अंकल ने आपको एक अनुभवी महाप्रबंधक देने का वादा किया होगा कि बेटा कभी जरूरत हो, जैसे आपके एक अंकल उन्होंने कहा बेटा जरूरत हो तो मुझे बताना। जिस बैंक से आपने ऋण लिया है, जहाँ से लोन लिया है, उस बैंक के प्रबंधक ने आपको एक लेखाकार की सलाह दी होगी। एक प्रतिष्ठित होटल के मुख्य रसोइये ने आपके भोजनालय में एक रसोई के रूप में कार्य करने के लिए आपसे बातचीत भी की होगी। इन सब के अतिरिक्त आप जानते हैं कि एक कार्यालय है जो आपसे शुल्क लेकर आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों को उपलब्ध करा सकता है। एक ऑफिस होते हैं बेटा जो भर्ती करवाते हैं लोगों की, उनके बारे में बात करें। जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, आप यह भी जानते हैं कि अखबार में एक विज्ञापन भी दे सकते हैं, आपको कई लोगों से आवेदन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इन सभी गतिविधियों में खुद को उलझाते हुए आप मूल रूप से नौकरी के लिए उपयुक्त इच्छुक आवेदकों की एक सूची बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भर्ती शब्द का जो प्रयोग है वो अक्सर रोजगार को ही संकेत करने के लिए किया जाता है। यह सच है कि जब हम साधारण तौर पर यह कहते हैं कि हमने ऐसे व्यक्तियों को भर्ती की है या करनी है, जो यह दर्शाता है कि हमने समाज में रोजगार को बढ़ावा दिया है। लेकिन जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया है के एक भाग के रूप में इस शब्द भर्ती में एक सीमित गुंजाइश होती है। यह सिर्फ रोजगार के प्रारंभिक चरणों में से एक को संदर्भित करता है, अर्थात संगठन में समय समय पर भरे जाने वाले विभिन्न नौकरी के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज करता है। इस प्रकार भर्ती रोजगार के लिए उपयुक्त आवेदकों को खोजने और आकर्षित करने की प्रक्रिया है। भर्ती के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? विभिन्न नौकरियों के लिए आपको नौकरी चाहिए। विभिन्न नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव निर्धारित करने के बाद किसी को उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करनी होगी, उससे आवेदन प्राप्त करने होंगे। इस उद्देश्य के लिए किसी को यह विचार करना होगा कि ऐसे व्यक्ति कहाँ उपलब्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में एक भर्ती के स्रोतों के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से उपयुक्त उम्मीदवारों को काम पर रखा जा सकता है। ये स्रोत आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकते हैं। आंतरिक स्रोत क्या होते हैं? यानी किसी भी व्यवसाय में मौजूदा कर्मचारियों को यह उम्मीद रहती है कि एक पदोन्नति के लिए बाहरी आवेदकों से पहले उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जैसे जो कर्मचारी होते हैं जो व्यवसाय के अंदर ही है, अगर प्रमोशन वगैरह देना कोई और बड़ा हो तो हम ये सोचते हैं कि बाहर से हायर करने से पहले कि जो यहाँ काम करे उन्हीं को मौका दिया जाए। स्थानांतरण का अर्थ है किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी और वेतन में बदलाव किए बिना एक नौकरी से दूसरी नौकरी में शिफ्ट करना। पद स्थानांतरित होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर कर देते हैं ना बेटा हम उसी पोस्ट उसे बोलते हैं स्थानांतरण। तो पदोन्नति बोलते हैं। पदोन्नति पदोन्नति में पद उन्नति होते हैं। वैसे तो जो पद की उन्नति होती है, पदोन्नति में कर्मचारियों को नौकरी में स्थानांतरित करना भी शामिल होता है। आंतरिक भर्ती से निम्न लाभ होते हैं। प्रबंधकों के लिए रिक्तियों को भरना आसान होता है क्योंकि वे अपने कर्मचारियों की क्षमता और कौशल से परिचित होते हैं। उनके पास कर्मचारियों के लिए के कार्य निष्पादन का लेखा जोखा अनुभव भी होता है। कर्मचारियों को भी इससे खुशी महसूस होती है क्योंकि उनके कार्य निष्पादन को प्रबंधन द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मान्यता दी गई है। कर्मचारी भी खुश होंगे जब उनका प्रमोशन होगा। हालांकि जो आंतरिक स्रोतों के माध्यम से भर्ती का एक बड़ा दोष यह है कि संगठन अपने संस्थान में युवा आवेदकों को ताजा रक्त शामिल करने के लाभ से वंचित हो जाता, मतलब वो न्यू ज्वाइनिंग नहीं करता। फिर आता बाह्य स्रोत। यह संभव नहीं है कि एक संगठन अपनी सारी भर्तियों को आंतरिक स्रोत से भर ले, खुद ही जो उसके अंदर स्रोत है उससे भर ले। मौजूदा कर्मचारियों में शामिल कार्यों के लिए
आवश्यक कौशल पहल और योग्यता की कमी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो आपके पास कर्मचारी उनके पास वो कौशल ना हो, उतनी डिग्री ना हो, इसलिए प्रबंधक द्वारा बाहर से भी आवेदकों की भर्ती की जा सकती है। इतना ही नहीं, जैसे बाहर से बड़ी संख्या में बाहरी उम्मीदवारों में से एक विस्तृत विकल्प होगा, काफ़ी एम्प्लॉय आएंगे, उनके बारे में जानकारी होगी, जिसमें से कर्मचारी की भर्ती की जा सकती है। निचले स्तर पर श्रमिकों और कार्यालय के कर्मचारियों को अक्सर संगठन से के बाहर से भी भर्ती किया जाता है। विभिन्न बाह्य भर्तियों के स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे मीडिया द्वारा विज्ञापन से। अपने समाचार पत्र में ऐसे विज्ञापन देखे होंगे जो विभिन्न संगठनों द्वारा रिक्तियों के लिए दिए जाते हैं। विज्ञापन विज्ञापन में भर्ती के पूरे नियम यानी कार्य, उसकी प्रकृति, उसके लिए योग्यता, अनुभव या आवेदन कैसे करना है, इसकी जानकारी दी रहती है। ये विज्ञापन द्वारा भर्ती का सबसे लोकप्रिय तरीका है। नौकरी के लिए इसी प्रकार के विज्ञापन हो पत्रिकाओं में रोजगारों को विशेष पत्रिका जैसे रोजगार समाचार आदि में दिए जाते हैं। रोजगार कार्यालय, भारत में ऐसे कई सारे रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, जहां जाकर रोजगार प्राप्त करने वाले अवसर को तलाशते हैं। जो भी रोजगार ढूंढते हैं वे रोजगार कार्यालय में जाकर अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं कि हमें काम करना चाहते हैं, हमें नौकरी कोई आए तो हमें बताना, और वहाँ अपनी शैक्षिक योग्यता और कार्य क्षेत्रों की जानकारी वहाँ जान देने से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होती है। वहाँ पदस्थ कर्मचारी द्वारा आवेदकों को से संबंधित रोजगार सूचना दी जाती है। रोजगार केंद्र में लोगों की शिक्षा, कार्य क्या है, प्रवृत्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है, जिसके अनुसार संबंधित उपयुक्त आवेदकों की रोजगार की सूचना देता है। फिर आते हैं बेटा शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थान से आप क्या समझ रहे हैं कि जो जैसे डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ कंपनी जाके कैंप लगा लेती है अपना कि हम इंटरव्यू के थ्रू इंटरनल ले रहे हैं, एम्प्लॉय ले रहे हैं, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े संगठन अपने कर्मचारी की भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों में व्यवसायिक संस्थानों प्रबंधन संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कंपनी अपने वरिष्ठ में से एक या अधिक अधिकारियों को छात्रों को ऐसी व्यवसायिक तकनीक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को भेजती है। ये कार्यकर्ता जो होते हैं इच्छुक उम्मीदवार को साक्षात लेकर साक्षात्कार इंटरव्यू लेके अपनी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करती है। इस प्रक्रिया को लोगों द्वारा कैंपस साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। अवांछित आवेदन क्या होते हैं? जो स्वयं की पहल पर रोजगार की तलाश करते हैं और आवेदन करते हैं, वे रिक्तियों को ढूंढकर बिना किसी विज्ञापन के संदर्भ के आवेदन करते हैं। प्रबंधक द्वारा ऐसे लोगों को आवेदन रख लिए जाते हैं और जब उन्हें आवश्यकता होती है तो ऐसे उम्मीदवार से संपर्क करते हैं। फिर कहते हैं कारखाने के द्वारा पर भर्ती। खैर ऐसा मुख्यतः कारखानों के श्रमिकों के दैनिक वेतन पर भर्ती करने के मामले में होता है। इस प्रकार के काम करने वाले लोग सुबह ही से फैक्ट्री के गेट पर जुड़ जाते हैं, वो फैक्ट्री के गेट पर आ जाएंगे और बहुत बार मौजूदा नियमित कर्मचारी छुट्टी पर चले जाते हैं, तो उनकी रिक्तियों को कारखाने के द्वार पर भर्ती करके भरा जाता है। इन आकस्मिक श्रमिकों को द्वारा कुछ समय के लिए कारखाने में सेवा दी जाती है। कुछ लोग उस समय के लिए कहते हैं कि आ जाओ काम कर लो, और समय आने पर उनका नियमित रोजगार देने के विषय में विचार किया जा सकता है अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो। परामर्श, बहुत बार प्रबंधन के विभिन्न स्रोतों से इच्छुक श्रमिकों के बारे में परामर्श मिलते हैं। जैसे श्रमिक यूनियन बता देंगे, पिछले जो एम्प्लॉय बता देंगे, जो मौजूद कर्मचारी बता देंगे, संगठन के ग्राहक जो हैं उससे पता चल जाएगा। उनके स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनकी सिफारिश ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जो संगठन में पूर्ण रूप से जुड़े हैं और अपने आवश्यकता के संदर्भ में जानकारी रखते हैं। काफ़ी निजी रोजगारी एजेंसियां भी होती है बेटा, खुद के प्लेसमेंट एजेंसी होती है जो नौकरी लगवाती है, उनके बारे में बात करेंगे अब। कह रहे शहरी क्षेत्रों में कई निजी संगठनों ने रोजगार एजेंसी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। एजेंसियां उन व्यक्तियों के नाम को पंजीकृत करती है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों के लिए नौकरी साक्षात्कार की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, इंटरव्यू वगैरह करवा दें उनका।
कंपनी अक्सर ऐसी एजेंसियों के संपर्क में रहती हैं जो विभिन्न नौकरियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती हैं। भर्ती के बाहरी स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? कह रहे मीडिया विज्ञापन हो सकता है, शिक्षण संस्थानों में, फैक्ट्री गेट पर भर्ती हो सकते हैं, निजी रोजगार एजेंसी में, रेफरल में, अनपेक्षित आवेदन में, रोजगार कार्यालय में हो सकती है। कह रहा भर्ती की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या है? कह रहे बेटा एक तो ई भर्ती भी हो सकती है। वेबसाइट भर्ती के आधुनिक स्रोत हैं जैसे इंडीड, नौकरी.com, ये सब। जब नौकरी के रिक्तियों के विज्ञापन वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से किया जाता है। इससे प्रति उम्मीदवार जो खर्च होता है वो कम होता है, समय बचता है और सुविधाजनक है, और नियुक्ति में तीव्रता होती है। उदाहरण के लिए नौकरी.com, जॉबसर्च.com, मोस्टर.com आदि वेबसाइट होती है। बाह्य स्रोतीकरण भी होते हैं बेटा। भर्ती प्रक्रिया में बाह्य स्रोतों से भर्ती व्यावसायिक बाह्य स्रोतीकरण बीपीओ के ग्रुप में है, जहाँ एक नियोक्ता बाह्य भर्ती प्रदाता को भी अपनी भर्ती प्रक्रिया के कुछ भाग सभी भाग को स्थानांतरित करता है। कुछ इंटरनल इंटर्नशिप भी होती है बेटा। इंटर्नशिप भी होती है, ये विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों में होता है। ग्रीष्म इंटर्न के रूप में कार्य करने के लिए नए स्नातकों को रोजगार प्रदान करता है, और बाद में अपने इंटर्नशिप प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर नियमित नौकरी को भी पेशकश की जा सकती है। प्रवेश साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू। इस पद्धति के तहत नियोक्ता किसी प्रमुख समाचार पत्र या जो ऑनलाइन में वॉक इन या टॉक इन का विज्ञापन डाल देता है, जिसमें यानी जो व्यक्ति होता है व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, और आगे नौकरी की आ जाएंगी रिक्ति के लिए जानकारी के लिए कहा जाता है। यह भर्ती के एक अच्छे स्रोतों के रूप में कार्य करता है जब रिक्ति अचानक निकल जाती है और तुरंत भरने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ क्या आएगा? प्रवेश साक्षात्कार। ये क्वेश्चन आंसर बेटा ये आपको करने होंगे, यानी कि क्वेश्चन जरूर कर लिया करो बेटा, वो इम्पोर्टेंट है। अब आ रहा है सिलेक्शन, इंटरव्यू हो गया, चयन कैसे सिलेक्शन करेंगे? कह रहे जब भर्ती प्रक्रिया के उद्देश्य से इच्छुक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त आ जाते हैं, जब जो जॉब लगना चाह रहे हैं उनके आवेदन आपके पास आ जाते हैं, फॉर्म आ जाते हैं, तब चयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो प्रोसेसिंग होती है फाइनल करने की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। चयन से तात्पर्य है कि इच्छुक उम्मीदवारों की सूची में से सबसे योग्य जो आदमी होगा उसका चयन किया जाएगा। इसमें सभी उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव के आधार पर पद के अनुकूल आवश्यकता के आधार पर मिलान किया जाता है, ताकि उस पद के लिए सबसे उपयुक्त लोगों पर निर्णय लिया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसे भयानक प्रक्रिया कहा जा सकता है। इंटरव्यू वगैरह होंगे, उनमें जो अच्छा लगे वो करेगा। सबसे पहले तो आपके पास जो आवेदन आए हैं जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, पहले तो उनके आवेदनों की जांच करो कि वो कैसे है कैसे नहीं है, सही है या नहीं है, नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ का रहने वाला है, ये सब करेंगे हम पहले बेटा। यार भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात उनकी जांच की जानी चाहिए कि कौन कौन से उम्मीदवार योग्य हैं। आमतौर पर उम्मीदवार को सादे कागज पर अपनी लिखावट में आवेदन के लिए कहा जाता है। कभी कभी नौकरी के विज्ञापन से आवेदन में दिए गए विवरणों का भी उल्लेख होता है, जैसे नाम, पता, राष्ट्रीयता, धर्म, मातृभाषा, जन्म तिथि एवं स्थान, वैवाहिक स्थिति कैसी है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, और पूर्व में किए गए कार्यों को विवरण क्या है, संदर्भ आदि जानकारी देनी होती है। जांच पड़ताल की क्रिया उस जांच को दर्शाती है जिसमें उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और कौशल की जांच होती है, जो उस पद की अनिवार्य योग्यता है जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया। फिर आता है परीक्षाओं का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कैसे होता है? खैर आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पूछा जाता है कि ठीक है इंटरव्यू हो गया, अब उनसे परीक्षा लेंगे रिटर्न में, या परीक्षा उम्मीदवार की योग्यता को परखने के लिए ली जाती है।
जो उस न्यूनतम टाइप की गति 40 शब्द प्रति मिनट होती है। तो इसका टेस्ट देना होगा, जिसमें उस पद के लिए आवश्यक योग्यता के अंतर्गत टाइपिंग की स्पीड देखनी पड़ती है। कि उम्मीदवार टेस्ट को पास कर ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नौकरी मिल गई, नहीं। इसे तात्पर्य है कि जिन लोगों ने परीक्षा पास किया वे आगे की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और जो नहीं पास करते वो आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। परीक्षा की प्रवृत्ति जो है उस पद के अनुसार होती है जिसमें भर्ती की जानी है। लिपिक के पद के लिए उदाहरण के लिए उनका बौद्धिक परीक्षण टेस्ट होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, संख्याओं की समस्या को हल करना, तर्क शक्ति का परीक्षण एवं शब्दावली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। औद्योगिक जो श्रमिकों और तकनीक परीक्षण भी आयोजित किए जा सकते हैं। इसी तरह एक ऑटो मैकेनिक नौकरी के लिए उम्मीदवारों को एक पिस्टन बदलने के लिए कहा जा सकता है। यह टेस्ट कौशल के परीक्षण रूप में किया जाना है। जैसे आप टेक्नीशियन है तो बोल देंगे चलो पिस्टन बदल के दिखाओ। पर्यवेक्षक जो होते हैं प्रबंधक नौकरी के लिए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत संबंधित निर्णय योग्यता का निर्धारण आदि से संबंधित निर्णय योग्यता के निर्धारण आदि संबंधित टेस्ट कर लिए जा सकते हैं। फिर साक्षात्कार द्वारा चयन होगा। साक्षात्कार चयन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच और नौकरी के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का समग्र मूल्यांकन करने के साधन के रूप में कार्य करता है। साक्षात्कार जो होगा में एक उम्मीदवार नियोक्ता या नियोक्ता के प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने बातचीत करता है, जहाँ वे उम्मीदवारों की क्षमता के साथ न्याय करने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्हें अपने विवरण स्वयं से देने का अवसर दिया जाता है, जिससे उम्मीदवारों को अपने की उपयुक्तता का आकलन करने में बहुत मदद मिलती है। इंटरव्यू कैसे पूछते हैं उनके बारे में कि चलो आप बताइए आप क्या जानते हैं ये सब, तो आप अपने बारे में बताएंगे कि भाई ये नॉलेज है यार। उसके बाद जो आपने डिटेल वगैरह दी है, फिर हम उनकी जो एम्प्लॉयर हैंड से, मैनेजमेंट हैंड से उनकी जांच होती है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, कौशल और अनुभव के अतिरिक्त ये उम्मीद की जाती है कि जिन उम्मीदवारों को रोजगार में लिया जाना है उनका स्वभाव संतुलन, ईमानदार है या निष्ठावान है या नहीं आदि जैसे गुणों से युक्त हो। इन गुणों की पहचान परीक्षा लेकर नहीं की जा सकती, इसलिए इन सब बातों की जानकारी के लिए संगठन शैक्षिक योग संस्थान के प्रमुख से स्थापित करता है। जहाँ से उम्मीदवार ने अध्ययन किया है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है जिसका नाम उम्मीदवार ने अपने आवेदन में संदर्भ में दिया जाता है। रोकड़ियाँ, ये सुरक्षा गार्ड के पद पे जो भरोसा बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की सत्यता को जानने के लिए संदर्भों का होना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जो आता है वरिष्ठ कर्मचारी या साथ कार्य करने वाले भी सदस्य के लिए सहज हो सकते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई फिर होंगे बेटा चिकित्सीय परीक्षण। खैर उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन होने के पूर्व उनका जो चिकित्सीय परीक्षण होगा या देखने के लिए कोई पूर्ण स्वस्थ तो है, कोई बीमारी तो नहीं उन्हें। एक उचित चिकित्सा परीक्षा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी शारीरिक योग्यता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करती है, जो बदले में श्रमिकों की आवर्त दर एवं दुर्घटनाओं को कम करती है। चिकित्सीय परीक्षण से श्रमिकों की उन बीमारियों का भी पता चलता है जिससे वे पीड़ित हैं और जिनका उपचार उचित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आँख कमजोर होना आदि। कुछ क्षेत्र में चिकित्सा परीक्षण के दौरान स्वस्थ रहना अत्यधिक आवश्यक होता है, जैसे पुलिस या सेना में। इसी प्रकार ड्राइवर को नौकरी के लिए आंखों का स्वस्थ होना आवश्यक। आपने जब ये सारी चीजें पास कर ली फिर आपको बेटा एक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अंत में जो चयनित उम्मीदवार को उन्हें संगठन से जुड़ने के लिए एक औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, जिसमें कार्य की प्रवृत्ति क्या है, पारिश्रमिक वेतनमान क्या है और रोजगार संबंधित नियम और शर्तें शामिल होती है। आमतौर पर उम्मीदवारों को संगठन में शामिल होने के लिए उचित समय भी दिया जाता है। तो 1 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग, 15 दिन के बाद ज्वाइनिंग, ऐसा किया जाता है। नियुक्तिकरण एवं निर्देशन क्या क्या है, परिवीक्षा अवधि क्या है। अधिकांश संगठनों में उम्मीदवारों को कार्य पर रखकर कुछ दिनों तक उनकी योग्यता की परख करना अच्छा माना जाता है। स्थायी आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सेवा की इस अवधि की परिवीक्षा अवधि के नाम से जाना जाता है।
चयन प्रक्रिया के कई चरणों को सूचीबद्ध किया गया है, पर इस सभी चरणों को पालन हर मामले में हो या आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, दैनिक वेतन पर आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के अधिकारी द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार ही पर्याप्त है, जबकि टाइपिस्ट एवं क्लर्कों की नौकरी के लिए आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षाओं का आयोजन एवं साक्षात्कार आवश्यक है। इसी तरह रोकड़िए की नौकरी के लिए संदर्भों द्वारा जांच आवश्यक है। भर्ती एवं चयन के बीच अंतर क्या है? अर्थ: भर्ती वह प्रक्रिया है जिसमें रोजगार के लिए जो योग्य उम्मीदवार होते हैं बेटा उनको आरक्षित किया जाता है। चयन होता है, चयन के द्वारा सबसे योग्य जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुन लिया जाता है जिसे लोगों ने आवेदन किया है। उद्देश्य उद्देश्य वह है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में उम्मीदवार को प्रेरित करना है कि जिससे वे रोजगार के लिए आवेदन करें। चयन का उद्देश्य उन उम्मीदवार को अस्वीकार करना होता है जो उस पद के योग्य नहीं है। प्रकृति: यह एक सकारात्मक कार्य है जो उम्मीदवारों को किसी संगठन के प्रति आकर्षित करता है। एक नकारात्मक कार्य है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चरण में उम्मीदवार को अस्वीकार करना होता है। प्रक्रिया क्या है? ये एक साधारण प्रक्रिया है और चयन के बेटे एक जटिल प्रक्रिया है। काफी पॉइंट वगैरह इसमें विभिन्न चरण शामिल होते हैं इनमें। कार्य पर नियुक्ति आएगी कि जो आपको कार्य है उसकी नियुक्ति कैसे करें। कार्य चयनित अभ्यर्थी जो है संगठन में कार्य करने का निश्चय कर लेता है तो उसे लिखित में एक औपचारिक सहमति पत्र देना होता है, कंसेंट लेटर देना होता है कि हाँ मैं यह काम करने के लिए हूँ। उसके बाद विशेष पद पर नियुक्त होता है। इस प्रकार कार्य पर नियुक्ति का अभिप्राय जो चयनित अभ्यर्थी है उसको निश्चित कार्य सौंपने से इसमें उस पद पर अभ्यर्थी का अधिकार हो जाता है जिसका चयन किया गया है। इसमें नए कर्मचारी को कार्य सौंपना तथा वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का हस्ताक्षर का कार्य शामिल होता है। यह प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के लिए कर्मचारी को चयन जैसे कई अवसरों पर एक उपयोगी उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। आगमन क्या होता है? कार्यस्थल परिचय। यह वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक नए अभ्यर्थी को संगठन से परिचित कराया जाता है। एक नए चयनित उम्मीदवार को जानना आवश्यक है किसको किसके साथ क्या कार्य करना है, उसके कार्य के वातावरण में समायोजित होना है, उसको संगठन के सामान्य नियम एवं शर्तें से परिचित होना चाहिए। प्राय पर्यवेक्षक नए उम्मीदवारों को उसके कार्य एवं वातावरण से परिचित कराते हैं। एक उचित कार्य परिचय कार्यक्रम संभवतः कर्मचारियों को इस चिंता को कम कर देते हैं कि वे सौंपे गए कार्य का सामने कैसे करेंगे, संगठन का एक भाग कैसे बनेंगे, संगठन के और कार्य के प्रति अनुकूल अभिरुचि के विकास में भी सहायता करता है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई आपको? कोई डाउट्स हो तो मुझे बताना और प्लीज ये क्वेश्चन कर लेना। आप लोग ये क्वेश्चन मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनको कर लेना। फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वगैरह बेटा वो भी आप लोगों को ही करने हैं, ध्यान से करना। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।